हाय यूट्यूब, हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे इस दूसरे वीडियो में। और पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कैसे पाटन दरबार में ली बाई के साथ बातें की और मुझे कुछ जानकारी मिली है। जैसे नेपाल में काठमांडू वैली है और काठमांडू वैली एक ऐसे कप के शेप जैसा होता है वैली। और काठमांडू वैली में पहले पूरा पानी था, तो जो मंजूश्री देवी थी उसके आशीर्वाद से वो पानी निकल गया और फिर वहाँ पे लोग रहना चालू किया लोगों ने। और ये भी पता चला कि काठमांडू वैली में 3 सिटीज़ है। एक है, आप ऐसा पकड़ सकते हो, अगर ये वैली है तो ये वैली है, अगर इसको इस एंगल से देखो ये वैली है। इसमें 3 सिटीज़ है। एक सेंट्रल में जो है वो ललितपुर है, उसको पाटन भी कहते हैं। और जो साउथ साइड में है, साउथ वेस्ट में, वेस्ट रीजन में जो है उसे काठमांडू कहते हैं। और जो ईस्ट साइड में है वो भक्तपुर है। तो वैली में 3 सिटीज़ है। सेंट्रल में पाटन है, वेस्ट में काठमांडू है और ईस्ट में भक्तपुर है। और ये पहले सब एक ही था, भक्तपुर था ये पूरा। और भक्तपुर का एक राजा था जिसने एक से ज़्यादा शादी की थी और फिर उनके बेटों के बीच में बंटवारा हुआ। और बंटवारा होने के बाद ये अलग अलग वैली में अलग अलग सिटीज़ बन गए और उनके जो बेटे थे वो उनके राजा थे इन अलग अलग सिटीज़ के। और फिर कुछ सालों बाद जो गोरखा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो बड़े राजा है जो यहाँ पे बहुत माने जाते हैं, उन्होंने हमला किया था वैली पे, क्योंकि वैली बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे सिविलाइजेशन अच्छे से चल रहा है, क्योंकि जो वैली में जो 3 सिटीज़ है, भक्तपुर, ललितपुर और काठमांडू, वो बहुत ही धनी सिटीज़ थे बहुत साल पहले। और ये देख के फिर उन्होंने सोचा, जो गोरखा के महाराज हैं, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना हम रिश्ता बनाए और हमारा जो साम्राज्य है, गोरखा साम्राज्य, वो सब जगह स्प्रेड करे। तो उन्होंने कोशिश की थी कि वो सब एक हो जाए, पूरा नेपाल एक हो जाए। और पाटन के एपिसोड में हमने ये भी देखा कि मैंने जो हीलिंग बाउल होता है उसके बारे में थोड़ा बताया, और जो पाटन दरबार में जो अलग अलग जगह है वो ली भाई के साथ समझ के थोड़ा सा शेयर किया आप लोगों के साथ। और ये जो मेरा चैनल है इसका नाम ट्रैवल रिपोर्टर है, तो मैं कोई न्यूज़ का रिपोर्टर नहीं हूँ। मैंने बस एक यूनिक नाम दे दिया, ट्रैवल रिपोर्टर, क्योंकि मैं मेरे खुद की ट्रैवल जर्नी को रिपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ सीख भी रहा हूँ, कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी सीख सकते हैं। तो आज मैं भक्तपुर जा रहा हूँ और भक्तपुर में मैं ओम दाई से मिलूँगा, जो मुझे कुछ और भक्तपुर के बारे में बताएंगे। और आप लोग भी आइए, नेपाल में बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ही पौराणिक और हिस्टोरिकल जगह है यहाँ पे, यूनेस्को के साइट से, हेरिटेज साइट से, जो आपको देखने मिलेगी। सो थैंक यू। तो अभी निकल रहा हूँ भक्तपुर के लिए, और यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा शॉप है, यूनिक टी शॉप, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया चाय देते हैं अंकल अंदर। 15 नेपाली रुपये में चाय है और 30 नेपाली रुपीज़ में कॉफ़ी है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। और क्योंकि मैं ललितपुर में ही रुका हूँ, रोहित दाई के घर पे, काउच सर्फिंग में, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो ब्लॉगिंग का जो अभी लाइफस्टाइल है, इसमें मैंने पूरी तरीके से ट्रैवल को अडॉप्ट नहीं किया है। मैं काम भी कर रहा हूँ, हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे मुझे ऑनलाइन रहना पड़ता है 11 से 6 बजे के बीच तक, तो वो भी कर लेता हूँ। और फिर साथ में अगर मॉर्निंग के टाइम मिल जाए या फिर वीकेंड्स में टाइम मिल जाए तो नेपाल एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अभी पाटन दरबार तो हो गया, अभी भक्तपुर जाएंगे। और भक्तपुर जाने के लिए मुझे ललितपुर, यहाँ से पाटन से, ललितपुर को पाटन भी कहते हैं, यहाँ से मुझे कोटेश्वर की लोकल बस पकड़नी पड़ेगी और फिर कोटेश्वर से मुझे भक्तपुर की बस लेनी होगी। ओके, यहाँ पे लोकल बसेस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी, कुछ ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक बस स्टॉप है, यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ लोकल बस के लिए। तो यहाँ से कोटेश्वर और फिर कोटेश्वर से चेंज करके भक्तपुर। तो मिलते हैं आपको भक्तपुर के साइड में।
तो दोस्तों मैं कोटेश्वर आ चुका हूँ और कोटेश्वर से मुझे भक्तपुर की बस मिलेगी। भक्तपुर की बस दोनों साइड से मिल रही है, ऐसा एक भैया ने मुझे बोला। रोड के वो साइड से भी, ये साइड से भी, यही ओके। तो भक्तपुर की बस आ गई अभी। भक्तपुर 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 तो पहुंच चुका हूं मैं भक्तपुर में। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ लगी कि जब मैं आ रहा था बस में, तो बीच में एक स्टॉप का नाम है राधे राधे बस स्टॉप। तो सब जो बस में जो कंडक्टर होता है वो चिल्ला रहा था सबको, राधे 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 राधे। तो अच्छा लगा मुझे वो सुन के। और ललितपुर से भक्तपुर लोकल बस में आने के लिए मुझे 50 नेपाली रुपए लगे। उसमें ललितपुर से कोटेश्वर तक 20 नेपाली रुपया और कोटेश्वर से भक्तपुर तक लोकल बस में मुझे और 30 लगे। सो टोटल 50 नेपाली रुपीज़ में मैं यहाँ पे आ गया। तो अभी मेरी जस्ट ओम दाई से बात हुई है। वो अभी यहाँ पे इस चौक पे आ रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल दत्तात्रेय टेम्पल है मेरे पीछे, आप देख सकते हो वहाँ पे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे वो टेम्पल। यहाँ पे नीचे कबूतर भी आ जाते हैं, फिर बाद में उड़ रहे हैं वो कबूतर। तो उनके लिए मैं रुका हूँ। वो जब आएंगे तो मुझे इस जगह के बारे में और बताएंगे, तो उनके साथ बातें कंटिन्यू करेंगे। सो अभी ओम दाई आ चुके हैं यहाँ पे। ये है हमारे ओम दाई। नमस्ते। नमस्ते। ओम दाई से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप प्लीज़ एक बार मुझे बता देना इन सब के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, भक्तपुर के बारे में, क्योंकि वो हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। और उन्होंने मुझे एक टाइम दिया, उन्होंने बोला आप आ जाओ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। आप यहाँ पे आया और हमारे ये मॉन्यूमेंट्स के विषय में आपने जो आपका दिलचस्प आपने बताया नहीं, उससे मुझे बहुत खुश हुआ कि मेरा ये जिम्मेवारी भी है कि ये यहाँ के वो जो हिस्टोरी है, यहाँ का जो संपदा मॉन्यूमेंट्स है, इसके विषय में मैं आपको कुछ बता दूं तो वो भी मेरा फर्ज बनता है। इसलिए अभी हम ये भक्तपुर के ये जो एक स्क्वायर है, इसको तत्सपाल स्क्वायर और दत्तात्रेय स्क्वायर भी कहते हैं। वहाँ पे एक टेम्पल है, बड़ा वाला टेम्पल। ये यहाँ के सबसे पुराना टेम्पल है। ये जो टेम्पल है इसका नाम दत्तात्रेय, दत्त प्लस आत्रेय, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ज्वाइंटली टेम्पल है। वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का एक ही रूप में वहाँ पे आप देख सकते हैं। जो इंडिया में भी एक दो जगह पर दत्तात्रेय का टेम्पल है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, जो इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली वो शिवरात्रि के दिन में यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे फंक्शन होता है, मेला होता है। ये इसमें पहले तो बहुत सारे, जैसे पशुपति में इंडियन वो आते हैं ना तीर्थयात्री, वो तीर्थयात्री यहाँ पर भी आते हैं और दत्तात्रेय को दर्शन करते हैं। वो पशुपति आकर दत्तात्रेय को दर्शन नहीं किया तो वो फल प्राप्त पूरा नहीं होते। ये मान्यता से दत्तात्रेय में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे एकादशी के दिन में, जैसे पूर्णिमा के दिन में, संक्रांति के दिन में, चतुर्दशी के दिन में यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। साथ साथ नेपाली लोग तीज के दिन में यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन होता है। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि यहाँ मठ है, वो 14 भक्तपुर में 14 मठ है। वो 14 मठ में 12 मठ यही जगह पर है। वो मठ का मतलब ये होता है कि वहाँ पे वो जो हिंदू गुरुकुल में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के रक्षा के लिए ऐसा मठ स्थापना करते, इंडिया में भी है। और इसकी का ही नेपाल में भी वो मठ स्थापना करा हुआ है। वहाँ पे तजा मठ, पुजारी मठ, क्वाठण्डौ मठ, सिथु मठ, दत्तू मठ जैसे बहुत सारे मठ यहीं पे है। और साथ साथ ही यहाँ पे जो भीमसेन का टेम्पल है, भीमसेन महाभारत का भीमसेन नहीं है, ये भीमसेन अलग ही भीमसेन है जो व्यापार फलिफाप करते हैं, जिसको पूजा करने से व्यापार बढ़ोतरी होते हैं। साथ साथ ही यहाँ पे नारायण का टेम्पल और सारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट से ये जगह
भक्तपुर के एक 4 स्क्वायर में एक महत्वपूर्ण स्क्वायर के रूप में हम ये देख सकते हैं। और हम यहाँ से जो पश्चिम वेस्ट पे जाते हो तो हम ये प्रदक्षिणा मार्ग हो जो रूट है ना, सिटी प्रवेश करने का रूट अभी हम जा रहा हूँ। ओके, ये सिटी जाने का मेन रास्ता भी है, यहाँ पे मेन रास्ता है। और यहाँ के ये जो भी रास्ता है ने, यहाँ पे आप ऐसे ही स्टोन पेव कर देख सकते हैं। साथ साथ में वहाँ पे हमारे ये जो अगल बगल में यहाँ के घर है, ये पुराना घर है, बहुत सारे यहाँ पे आपने जो पुराना विंडोज देख सकते हैं। साथ साथ में यहाँ के एक टोल से अलग टोल में और टोल में जाने के बाद वहाँ पे गणेश का टेम्पल होता है, नारायण का टेम्पल होता है, महादेव का टेम्पल होता है। जैसे हमने एक टेम्पल यहाँ पे देखा है, ये टेम्पल को नासद्यो कहते हैं। नासद्यो इसका मतलब ये नृत्य नाच। यहाँ पे जो गान बजान डांस का सिंगिंग का ये सब जितना भी वो एक्टिविटीज के लिए एक टेम्पल में पूजा करना चाहिए, जिसको नृत्य नाच कहते हैं, नटराज भी कहते हैं। इंडिया में नटराज कहते हैं, यहाँ पे नृत्यनाथ और नेवारी कल्चर में नासद्यो। वैसे हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हिंदू नहीं बल्कि बुद्धिस्ट टेम्पल भी बहुत सारे हैं। बुद्धिस्ट ये यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही लोग रहते हैं। हम ये जो दोनों अभी ये दुकान देख रहा हूँ ना, ये दुकान में जैसे कि ये गोल्ड का काम करते हैं ना, वो लोग बुद्धिस्ट है। जैसे हम देख रहा हूँ ना, ये मेटल्स का जैसे गोल्ड का सिल्वर का काम करते हैं, ये लोग बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स, बुद्धिस्ट वो रिलीजन है। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, जिसको इंद्रवर्ण महाविहार कहते हैं। इंद्रवर्ण महाविहार, वो महाविहार जाने के रास्ते अभी हम जा रहा हूँ। जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है इंद्रवर्ण महाविहार। ये बिहार के अंदर जाने के बाद वो बिहार कितना सुंदर होता है और बिहार के अंदर क्या क्या चीज मौजूद होता है अभी हम देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये एक बिहार है, वहाँ पे बहुत सारे बिहार होते हैं। जैसे वहाँ पे गणेश का टेम्पल होता है सबसे पहले पूजा करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे वो जो बुद्ध का वो बुद्ध का 4 जगह पर बुद्ध का मूर्ति रहने वाला एक स्तूपा रहते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे वो महाकाल का जो मूर्ति है, गणेश और महाकाल दोनों ही उतना ही पूजनीय देवता है। साथ साथ वहाँ पे ये स्तूपा अपना बुद्ध का जो 4 रूप होता है, पंच बुद्ध के रूप में आगे एक और 4 दिशा में 4 दिशा में 4 बुद्ध, ये अमिताभ विभिन्न बुद्ध के नाम पे पंच बुद्ध कहते हैं। और ये जो बुद्ध अंदर होता है ना, वो उसका स्वरूप क्या है, हम वो टूडाल कहते हैं, वो तोरण कहते हैं। वो तोरण से जान सकता है कि अंदर का बुद्ध का आसन क्या है, उसका अगल बगल का देवता का नाम क्या है। और यहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे वो मेटल का सामान और ऊँट का सामान हम देख रहा हूँ। और यहाँ पे वो जो चम्मर लेकर 2 भक्तजन आगे दाया बाया पे रहकर वो पूजा कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे वो जो मेन देवता है, वो मेन देवता ये जो सेकंड स्टोर के भीतर है। और यहाँ पे दिनों नित्य पूजा करने के लिए यहीं पर पूजा करते हैं। ऐसे भक्तपुर में करीब 12 डिफरेंट काइंड्स ऑफ 12 महाविहार इन भक्तपुर। So one of them that is the इंद्रवर्ण महाविहार। आज से 1100 वर्ष पहले 1200 वर्ष पहले भक्तपुर नेपाल के राजधानी थे। वो समय में यहाँ पे लिच्छवी वो जो किंग है ना, रूलर, वो आनंद देव कहते हैं। वो आनंद देव ने ये भक्तपुर सिटी इस्टेब्लिश किया था। वो इस्टेब्लिश करने के लिए उसने वो बीच में सेंटर में भैरव को स्थापना कर उसके वोरीपरी एक दिशा में, एक एंगल में ये ब्रह्मायणी कहते हैं, एक माहेश्वरी कहते हैं, और एक कुमारी कहते हैं, और एक भद्रकाली, और एक इंद्रायणी, ऐसे ही बाराई, महाकाली, महालक्ष्मी जैसे
ये देवियां स्थापित कर बीच में भैरव स्थापना किया था। इसके बाद ये सिटी जो फॉर्मेशन हुआ, ये अभी हमने देख रहा हूँ सिटी वही सिटी है जो 1200 वर्ष पुराना शहर है, जो कि आज से 15 वर्षों पर 1500 years ago it was established by the King Shivadev and King Anshuvarma. They are the one of the great rulers of Bhaktapur history, the Lishubi dynasty, and they established one inscription in this place. This place is called the Golmadi, the center of Bhaktapur. In here, now we going to that inscription. One inscription. It is 1500 years ago established by the King Shivadev and King Anshuvarma jointly. So this is one of the most important, valuable inscription about the Bhaktapur city. Bhaktapur city का स्पेशल चीज क्या है? जैसे वहाँ पे कर्ड बनता है, वो दही बनता है, दही बोलते हैं ना, यहाँ के दही स्पेशल होता है। इसका दही का नाम जुजू था। जुजू मीन्स किंग, धाउ मीन्स कर्ड। ये जगह को भक्तपुर को सेंट्रल बिजनेस मार्केट कहते हैं। ये शुक्ल डोका है। यहाँ पे आपको कुछ चीज खरीदना हो तो ये जगह पर आना चाहिए। अभी हम भक्तपुर के दूसरा महत्वपूर्ण एक स्क्वायर जिसको तोमडी स्क्वायर कहते हैं। तौ मीन्स बिग, मडी मीन्स फोर्ट, बड़ा वाला किला। ये बड़ा वाला किला है। यहाँ पे पहले बड़ा वाला किला के में ये जगह पर भक्तपुर के जितने भी यहाँ पे वो फेस्टिवल होता है, ये फेस्टिवल का लगभग 90% फेस्टिवल यही जगह से शुरू होता है। अभी हम जिन रास्ते से यहाँ आया, यहाँ आने के बाद सबको नजर एक टेम्पल में पड़ते हैं। एक टेम्पल जिसको 5 स्टार टेम्पल कहते हैं। हम देख Ngata Polo कहता है। Ngata Polo means 5, Polo means roof. Ngata Polo इसमें सिद्धि लक्ष्मी देवी का टेम्पल है। ये सिद्धि लक्ष्मी इसमें विराजमान हुआ है। और इसमें जो हर एक ये लेयर में जिसमें जो जयमल पता कहते हैं, वो जयमल पता को हम जैसे कि इंडिया में वो राजस्थान की हिस्ट्री में, राजस्थान चित्तौड़ और चित्तौड़ की हिस्ट्री में जो वहाँ पे जयमल पत्ता का जो मुसलमान से लड़कर हिंदू को बचा लिया था, वही से इंस्पायर होकर यहाँ का किंग ने ये दोनों जो जयमल पत्ता है इसको इसमें इस्तेमाल। इससे 3 टाइम्स बिग पावर इससे होता है, 3 टाइम्स। इसके बाद जो एलिफेंट है, जो इसको जयमल ये रेसलर के से ज्यादा 10 पावर हाथी के पास होता है, और हाथी के से भी 10 पावर लायन के होता है। लायन से 10 पावर जो ग्रिफिन कहते हैं उसके शार्दुल के पास होता है। इसके बाद 10 टाइम्स आगे पावर वो देवी के पास होता है, और अंदर का जो देवी है ना वो सबसे पावरफुल है। ये सीढ़ियां हम गिनते हैं तो इसमें 33 सीढ़ियां मिलते हैं। हाँ, इसके पास जो जितना भी इसमें उड़ गया, जिसमें जितना भी इसमें वो जो ये ब्रिक गया, और जितना भी इसमें स्टोन और जितना भी इसमें काम किया है ना, ये सबको एक बुक बना लिया है। वो बुक को सिद्धाग्नि कोट्याहुति कहते हैं। और जो देवी हमने ये देख रहा हूँ, इसका पैर, इसका हाथ टूट चुका है, और
इसमें जो महिषासुर भगवती ने वो राक्षस को वध करने के लिए वो अभी वो पोजीशन में बैठा हुआ है। ये मंदिर दिन के एक बार खुलते हैं, जिसमें पूजा करने के लिए पुजारी ही जा सकते हैं और नहीं जा सकते। और इसमें जितना भी कार्विंग का और जितना भी इसमें यूज हुआ और मेटल्स का जितना भी है, ये सब बहुत सारे कीमती, बहुत सारे प्रतीक की हिस्ट्री होता है, प्रतीक का अर्थ होता है। इसमें जमीन का, आकाश का, पृथ्वी का, स्वर्ग का, पाताल का और पृथ्वी का, तीनों लोक का इसमें चित्रण करते इसमें लिखा हुआ है। ये तोरण से ये सब चीज हमको बता देंगे। अभी हमने जो एक और टेम्पल देखा हुआ है, इसको भैरवनाथ टेम्पल कहते हैं। ये भैरवनाथ टेम्पल में इसमें सिर है, इसमें उसका बड़ी नहीं है। जो बड़ी है वो बड़ी काशी बनारस में है। इसका जो सिर है वो सिर एक ही यहीं पर है। एक बार यहाँ पे हर एक साल ये मिड अप्रैल में यहाँ पे बड़ा वाला एक फेस्टिवल होता है, इसको बिस्का जात्रा कहते हैं। वो बिस्का जात्रा में यहाँ पे बड़ा वाला एक फूल उठाते हैं और डालते हैं। वो ध्वजा उठाने और ध्वजा जो नीचे डालने के जो यात्रा हो, वो यात्रा देखने के लिए एक बार जो काशी बनारस के भैरवनाथ है, काशी विश्वनाथ, वो आदमी के भेष में यहाँ आया। और वो यहाँ आने के बाद वो लाखों मानिस के बीच में वो यात्रा देख रहा था। इसके बाद एक यहाँ के एक ज्योतिष ने काशी बनारस से जो विश्वनाथ भगवान है वो मानव के रूप में, आदमी के रूप में यहाँ पर आया है, उसको यहीं पर बैठाने से ये देश क्या भलो होगा, उसके लिए कुछ करो। उसने राजा को बोला, तो राजा ने अपना आदमी जो भेजकर उसको पकड़ने को खोजा। पकड़ने के लिए जो जाते तो समय में भगवान ने वो समझ लिया कि अब ये आदमी मुझे पकड़ने के लिए आ रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। वो जहाँ पे हुआ था ने, जहाँ पे वो उठ रहा था, खड़े हो कर रहा था, वहीं के जमीन पे वो दब गया। जमीन पे दबने के बाद वो जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष ने एक हथियार लेकर वो भगवान काशी विश्वनाथ रूपी जो आदमी का गिद्ध है ना, ये गिद्ध छीन कर ले लिया। गिद्ध छीन कर ले लिया तो जमीन में, शरीर जमीन में जाकर काशी बनारस में गया। जो उसका शीर है ना, वो शीर तो यहीं पर रहा। वो शीर यहाँ कहाँ रखने के लिए भगवान से बोला, तो भगवान ने क्या कहा, मुझे, मैं 7 बार यहाँ पे जंप करता हूँ, जहाँ पे 7 वो रास्ता होता है ना, वही जगह पर मुझे स्थापना करो। इसके बाद वो गिद्ध 7 बार जंप करके यहाँ पर पहुंचे। ये जगह पर 7 रास्ता है। ये 7 रास्ता होने की जगह पर ये देवी, सॉरी, वो भगवान का जो मंदिर यहाँ पे स्थापना कर, उसको अप्रैल में इसका यात्रा में वही जो सिर है ना, वो सिर को रथ में रखकर अभी भी यात्रा करते हैं। ये भक्तपुर का बिस्का यात्रा यहाँ का सबसे बड़ा यात्रा भी उसको ही है। और ये जगह से हमने ये भक्तपुर का जो जितना भी ये यहाँ का जो मकान है, ये मकान से भी पीछे का जो दृश्य होता है, अभी वो वेदर कुछ ज़्यादा सफा नहीं तो ये सब पहाड़ हम देख सकते हैं। ये पहाड़ यहाँ पे सब देख सकते हैं। ये मंदिर यहाँ पे 3 बार बहुत बड़ा ये भूचाल भूकंप हुआ। ये भूकंप में ये मंदिर नहीं गिरा, ये मंदिर खड़ा हुआ। जैसे 2072 अप्रैल में जो यहाँ पे 2015 में यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया था। वो भूकंप में बहुत सारे बिल्डिंग गिर चुका है, लेकिन ये मंदिर नहीं गिरा। इसका सबसे ऊपर का वो जो भाग है ना, उसका कुछ भाग कुछ डैमेज हुआ, लेकिन ये मंदिर अभी भी खड़ा है। अभी भी ये मंदिर देखने में बहुत मजबूत है। इसमें लगा हुआ हर एक मॉन्यूमेंट्स अभी भी हम देख सकते हैं। बहुत संगला है, बहुत
स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं, बहुत आर्ट से भरा हुआ है। इसलिए नेपाल में जितने भी लोग आते हैं बाहर से आने के बाद दरबार स्क्वायर के बाद ये टेम्पल देखने के लिए बहुत आदमी यहाँ पर आते हैं। जैसे यहाँ पे ये टूरिस्ट बहुत आते हैं, और यहाँ के लोग जो नॉन टूरिस्ट कहते हैं, आंतरिक यहाँ के इंटरनल टूरिस्ट भी है, वो इंटरनल टूरिस्ट भी ये जगह पर आकर ये मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी हम भक्तपुर के ही एक और स्क्वायर में हम जा रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ का कुमाल कहते हैं, वो प्रजापति कहते हैं, वो लोग जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना, वो मिट्टी का बर्तन अपने ही ढंग से अभी भी वो पुराने स्टाइल से अपना जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। कि अभी हम भक्तपुर के नीचे पार्ट के थे, जो तोमड़ी स्क्वायर से हम नीचे आया तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अभी हम लोअर पार्ट में आ रहा हूँ। ये भक्तपुर का दूसरा पार्ट हुआ। यहाँ पर भी जैसे ऊपर का भक्तपुर में दत्तात्रेय स्क्वायर और जैसे रास्ते में जितना मोन्यूमेंट्स सब मिल रहा था, यहाँ पर भी ऐसे ही मोन्यूमेंट्स, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हम देख सकते हैं। अभी हम यहाँ के ये कुमाले हैं, वो कुमाले लोग जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, वो बर्तन बनाने के लिए जैसे ये बन चुका मिट्टी का बर्तन, ये पानी रखने के बर्तन है, बहुत सारे यूज होता है। इसमें जो क्ले की इसमें होता है, ये सब चीज यहीं पर बनता है। ये जो है ना, ये वाइन बनाने के लिए, ये वाइन बनाते हैं, ये पार्ट से वाइन निस्कते हैं, वाइन के लिए है। ऐसे ही गमला हुआ, ये हुआ ना, ये जो यहाँ पे वो मकई कहते हैं हम, मकई है, वो मकई भूनने के लिए ये बनाते हैं, कॉर्नफ्लावर के लिए। जैसे छोटा छोटा सा ये भी पानी के लिए यूज होता है, ये छोटा सा, ये बड़ा वाले पानी रखने के लिए, जैसे ये दही रखने के लिए, दही का जगह के लिए, दही के ऐसे साथ साथ में यहाँ पे खिलौना का सामान भी बनते हैं। अभी जो लोग काम करते हैं ना, क्ले बनाने के, क्ले मुझने का वो तैयार करने के लिए, इसमें वो फाइन करने चाहिए, वो फाइन करने की जगह यहाँ पर है। ये जो क्ले है, ये क्ले को साफ करते हैं। ये सबसे पहले तो क्ले ऐसे कलेक्ट करते हैं, इसके बाद बनाने के पहले इसको फाइन करने के बाद ये जो व्हील है, पहले तो बड़ा वाला व्हील होता है जो आदमी ही चलाते हैं, लेकिन अभी इसमें भी कुछ टेक्नोलॉजी यूज हुआ। अभी इसमें इलेक्ट्रिक व्हील के रूप में इसमें यूज करते हैं वो लोग। यूज करने के बाद वो जो बनते हैं, वो क्ले को ये
जो घाम ये सन के पास रखकर इसको सुखाने पड़ते हैं। सुखाने के बाद इसमें भट्टी है, इसको बोलने के बाद वो जो तैयार होते हैं वो बिक्री करने के लिए सब चीज़ यहाँ पर रेडी कर रखता है। ये जगह को भक्तपुर का एक और तालाको स्क्वायर कहते हैं। तालाको स्क्वायर यहाँ पे बहुत सारे स्पेशली यहाँ के प्रजापति लोग जो ये बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं। इसकी जगह यही जगह पर है। के बाद हम अभी दरबार स्क्वायर पहुंचेंगे। ये जो छोटा सा रास्ता है, ये छोटा सा रास्ता से दरबार स्क्वायर पहुंचने की बहुत फेमस रास्ता है ये। और ये जगह हम देख रहा हूँ, ये जगह भक्तपुर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है, जिसमें हम यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल और पैलेस और सारे मोन्यूमेंट्स है, एक ही जगह पर बैठकर ये सब देख सकते हैं। जो अभी हम देख रहा हूँ ये केदारनाथ टेम्पल, जो इंडिया में भी केदारनाथ का टेम्पल है। हम एक केदारनाथ का टेम्पल टेराकोटा से बना हुआ देखा हूँ। ये 72 साल सन 2015 के जो भूकंप में ये पूरे ये मंदिर कोलैप्स हुआ था। बाद में भक्तपुर म्यूनिसिपैलिटी ने इसको फिर रिपेयरिंग करके इसको पहले की रूप में इसको ढाल दिया। इसके बाद हम देख सकते हैं लायन गेट दरबार कहते हैं, जिसमें 2 लायन, बड़े वाला लायन हम देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे हनुमान और नरसिंह का जो हम मूर्ति देख रहा हूँ, ये हनुमान और नरसिंह मूर्ति को भी हम साथ में देख रहा हूँ। इसमें जो हनुमान को हम यहाँ पे बहुत कम पूजा करते हैं, लेकिन नरसिंह को बड़ी पूजा करते हैं। नरसिंह जिसने द्वार की रक्षा करते हैं, हनुमान भी रक्षा करते हैं। हनुमान और नरसिंह द्वार में रखने के बाद ये जो दरबार है, दरबार को बहुत सारे शक्ति मिलता है। ये हमारे पुराने जो कहावत है, पुराने हमारा रिचुअल हमारे अकॉर्डिंग टू ये धार्मिक कथन के अनुसार ये चीज़ अभी भी फॉलो हुआ है। ये दरबार को आज से 3 से 10 वर्ष 12 वर्ष पहले राजा भूपतिंद्र बल्ल ने बना हुआ है। राजा भूपतिंद्र बल्ल ने ये दरबार बनाने के बाद जो वहाँ पे वो एक टाइम के वहाँ पे वो अरब कंट्री के जो वहाँ के सम्राट थे, वो सम्राट ने एक बार एक मिरर उसको गिफ्ट दिया था। वो मिरर इसमें लगा था, जो नेपाल में हुआ पहले आया मिरर था, लेकिन वो 1990 साल के भूकंप में ये दरबार भटकने के बाद, ये दरबार गिरने के बाद ये मिरर अभी भी लापता है। ये दरबार में राजा भूपतिंद्र बल्ल बैठकर वो समय में वो राज्य करते थे, सब राज्य करते हैं। और जनता जो यहाँ का लोग का जनता है, वो जनता ये जो प्रजागण थे, वो प्रजागण आकर देखते थे। तत्कालीन समय में यहाँ पे 24 एरिया था कि 24 टोल का जो मेन व्यक्ति है, वो मेन व्यक्ति यहाँ पर आकर राजा से निवेदन करता है, हमारे पास ऐसा करना चाहिए, ऐसा हुआ है। ये सब कहने की जगह, जिसको अभी हम यहाँ पे रेस्टोरेंट हम देख रहा हूँ, ये रेस्टोरेंट है। अभी हम जो देख रहा हूँ ये व्हाइट पार्ट, हाफ व्हाइट पार्ट अभी देख रहा हूँ, ये भी पहले ऐसे ही था, ये दरबार के जैसे था। लेकिन ये 1891 साल के भूकंप के बाद ये सब गिर गया। गिरने के बाद वो समय में जो राणा रूलर थे, वो राणा रूलर यूरोप में जाते थे। यूरोप से आकर यूरोप के जैसे ही ये यूरोपियन शैली में ये हाफ दरबार को तत्कालीन समय बना लिया। इसको ये गैलरी बैठक कहते हैं। यहाँ पे आर्ट गैलरी का डिफरेंट पार्ट्स यूज हुआ है, लेकिन अभी इसमें जो हमने देख रहा हूँ ये बड़ा वाला ये लगा हुआ है, ये सेफ्टी के लिए। देखिए भूकंप के बाद ये बिल्डिंग बहुत सारे डैमेज था। अभी बनाने के लिए चाहिए, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी यही पुरानी जगह से बनाना चाहिए था, चाहिए के लिए वो अभी अपना एक्सरसाइज कर रहा है।
वो बनाने तो बनाने हैं, लेकिन पुराने ही शैली में बनाने हैं। वो उसका इरादा था, उसमें यहाँ का जो लोग था उसका भी एक मत है, वो बनाने के लिए ये पुराने शैली में बनाना चाहिए। हाँ? उसके बाद हम एक और टेम्पल देख रहा हूँ, ये स्टोन का टेम्पल, इसको बटसाला टेम्पल कहते हैं। ये बटसाला टेम्पल जो ये भी 300 बरस से ज़्यादा बहुत पुराना है। ये राजा जितामित्र मल्ल ने इसको 17th सेंचुरी में बना थे। वो बनाने के बाद इसमें जो बहुत सारे इसमें गजूर है, शिखर टाइप में बहुत सारे इसमें छोटा छोटा सा मंदिर इसमें निस्का हुआ है। ये छोटा सा मंदिर और ये बड़ा वाला एक मंदिर, जैसे हमने पाटन में कृष्ण मंदिर देखा था ना, वो भी ऐसे ही स्टाइल में ये मंदिर हम देख सकते हैं। और इसमें जो देवी है, ये देवी बहुत सारे इसमें देवी का मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ पे जो अभी हमने चाहिए अष्टमात्रिका देवी का हमने नाम लिया, अष्ट भैरव का नाम लिया, ये सब चीज़ ये मंदिर पे मौजूदा है। इसमें जो मूर्ति ही बना हुआ है, ये स्टोन का मूर्ति बनाने कालीगढ़, बहुत सारे नामी कालीगढ़ ने ये मंदिर बना हुआ है। और इसमें ये जो बेल लगा हुआ है, ये बेल को डॉग बार्किंग बेल कहते हैं। ये एक ही बेल है जो बेल बजाने के बाद यहाँ के जो कुत्ता है ना, कुत्ता भूखता है, कुत्ता भूखने के लिए तुल जाते हैं, इसलिए इस बेल को डॉग बार्किंग बेल कहते हैं। लेकिन एक अफसोस के बाद एक बार एक बेल गिरकर ये फूटने के बाद अभी वो जो पहले का आवाज है वो आवाज अभी नहीं आते हैं। ये हमारे दुर्भाग्य है। और एक और हमने टेम्पल देख रहा हूँ, अभी ये बनाने के लिए भी यहाँ पे मरम्मत के लिए भी ये रखा है। इसको एक्सेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। ये 1000 बरस, लगभग 1900 बरस पहले राजा इच्छमल्ल ने बनाया। ये मंदिर बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। इसमें लगा हुआ जो इसमें इरोटिक इसमें वुड कार्विंग है, ये इरोटिक वुड कार्विंग देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये इरोटिक जो आर्ट है वो इरोटिक आर्ट्स लगाने के बाद इसमें जैसे वो चटांग कहते हैं, जैसे वो लाइटिंग नहीं होते इसमें, हाँ वो लाइटिंग से बचाने के लिए ऐसे वुड कार्विंग का जो इरोटिक रखने के बाद लाइटिंग नहीं होता है। ये एक मान्यता से इसमें इरोटिक का जो वुड कार्विंग है इसमें यूज होता है। अभी हम देख सकता है आगे जो गोल्डन एक बड़ा वाला गेट है, ये गोल्डन गेट कहते हैं। नेपाल में काठमांडू में भी गोल्डन गेट है और पाटन में भी गोल्डन गेट है, लेकिन ये जो भक्तपुर का गोल्डन गेट है वो आदमी अंदर जाने और बाहर जाने के लिए यूज करने वाला गोल्डन गेट है। काठमांडू और पाटन में छोटा सा गोल्डन गेट का जो एक नमूना हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ की गोल्डन गेट डेली यूज करने, वहाँ पर अंदर 99 कोर्टयार्ड है, वहाँ पर कलेजू भवानी का टेम्पल है और विभिन्न देव देवी का टेम्पल अंदर है, मौजूदा है। लेकिन अभी कोरोना के कारण से हम अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ये चीज़ सब देख सकते हैं। जो गोल्डन आज से 300 बरस 280 बरस पहले राजा रणजीत मल्ल ने ये गेट बनाने के लिए उसने जो वो समय में तिब्बत जो अभी चाइना कहते हैं, वो चाइना से नेपाल का जो ट्रेडिशनल वो व्यापार होता है, वो व्यापार के दौर से जो वहाँ से प्राप्त हुआ गोल्ड है ना, वो गोल्ड को यूज करके ये जो गोल्डन गेट बनाया। गोल्डन गेट में जो हमने देख रहा हूँ कि जो सेंटर में जो देवी का मूर्ति है, वो देवी का मूर्ति भी वैसे ही ऐसा और इसमें लगा हुआ जो डिफरेंट जैसे महाकाली गणेश दाया बाया भी कलश और नीचे जो एक दो भागीदार और उसके बाद लायन है और इसमें 2 गोल्डन वो इंस्क्रिप्शन भी लगा हुआ है। ये इंस्क्रिप्शन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये कैसे बना, ये बनाने के लिए कितनी बरस लगा। जैसे भक्तपुर को ये बनाने के लिए उसने करीब उसने 150 बरस उसने वेट करना पड़ा, क्योंकि उसके पास वो समय में बनाने के लिए जो गोल्ड था
वो गोल्ड नहीं मिला। गोल्ड मिलने के बाद ही राजा रणजीत मल्ल ने ये गोल्डन टेम्पल बना लिया था। और हमने एक स्टैचू यहाँ देख रहा हूँ, इसको भूपतिंद्र मल्ल को स्टैचू कहते हैं, जो जिसने भक्तपुर में जितने भी बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है वो सब बनाने के लिए ये राजा का बहुत बड़ा है। और नेक्स्ट वन monument, the Big Bell. The Big Bell in 3 cities in Kathmandu Valley, we can see the Big Bell. But ये Big Bell सबसे पहले बना हुआ है। ये काठमांडू और पाटन के से भी पहले बना हुआ Big Bell, जो हर एक दिन तलेजू भवानी की पूजा करने के लिए ये Big Bell बजाना चाहिए। बहुत सारे विंडोज हुआ एक बिल्डिंग यहाँ पे हम देख रहा हूँ। ये बिल्डिंग वास्तव में विंडोज के इसमें 55 विंडोज है। और 55 विंडोज होने के बाद इसको 55 विंडोज नेवारी भाषा में इसको गेंगापा इट मीन्स नेवारी भाषा में 55 गेंगापा दरबार कहते हैं। ये दरबार के अंदर जो दूसरे इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे फ्रेस्को है, वॉल पेंटिंग्स के लिए ये दरबार बहुत सारे फेमस है। लेकिन अभी ये जो भूकंप के बाद ये अंदर जाने के लिए अभी बंद रखा हुआ है, नहीं तो हम वो भी देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग ये है, इसको चेसिंग मंडप कहते हैं। ये चेसिंग मंडप इसको वेटिंग रूम, जब लोग बाहर से आते हैं दरबार में राजा के पास जाने के पहले इसमें आप उसको वेट करता है, जो उसको वेटिंग रूम कहते हैं। हाँ, वेटिंग प्लेस, वेटिंग हाउस। जर्मन गवर्नमेंट ने इसको 1982 में ये बिल्डिंग को रिपेयरिंग करके नेपाल गवर्नमेंट को इसको हैंडओवर किया था। वो समय में जर्मन के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हेलमुट कोल आकर इसको इनॉग्रेशन किया था, क्योंकि ये भक्तपुर में जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, ये मोन्यूमेंट्स जर्मन गवर्नमेंट्स काफ़ी दिलचस्प रखते हैं। जर्मन गवर्नमेंट ने भक्तपुर को डेवलप करने के लिए आज से 50 वर्ष पहले जर्मन डेवलपमेंट कमिटी, एक जर्मन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लॉन्च किया था। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे और भी मोन्यूमेंट्स बनाने के लिए भक्तपुर म्यूनिसिपैलिटी ने अभी जो 30 बरस से ज़्यादा भक्तपुर म्यूनिसिपैलिटी में के जो यहाँ पे नेपाल मजदूर किसान पार्टी ने यहाँ पे मेयर उप मेयर का जो अपना जिम्मेवारी निभाया, वो लोग जो लोग ने यहाँ का जो जितना भी मोन्यूमेंट्स है, ये मोन्यूमेंट्स बनाने के लिए अपना बहुत समय इसमें खर्च किया है। वो समय खर्च करने के बाद यहाँ पे जो 1990 साल के भूकंप, उसके बाद 2072 साल के भूकंप, इसके जो जितना भी यहाँ पे डैमेज हुआ है, जितना भी यहाँ पे वो मोन्यूमेंट्स का नुकसान हुआ है, वो नुकसान को सबको भरने के लिए पहले से ही कि पहले के जगह के रूप में भक्तपुर को ये जो अभी भी बनाकर रखने में ये भक्तपुर म्यूनिसिपैलिटी का बहुत सारे इसमें अपना योगदान हमने योगदान देख रहा हूँ। इसी के अलावा एक मंदिर हमने अभी भी देख रहा हूँ। ये मंदिर को शिलु महादेव टेम्पल कहते हैं। नेपाल सरकार, नेपाल गवर्नमेंट और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये सब मिलकर ये मंदिर को पुरानी जगह से, पुराने शैली से मंदिर बनाने के लिए अभी वो जो कर रहा है। इसके बाद भक्तपुर दरबार स्क्वायर के सबसे बेहतरीन, सबसे देखने के लिए बड़ा वाला टेम्पल के रूप में अभी हम ये मंदिर देख रहा हूँ, जिसमें महादेव का मूर्ति हम देख सकते हैं। इसके अंदर अभी अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं है। अभी यही भक्तपुर दरबार स्क्वायर के पास बहुत सारे और भी टेम्पल है। जैसे ये हमने ये छोटा सा एक टेम्पल देख रहा हूँ,
इसको जगन्नाथ टेम्पल कहते हैं। और एक और महादेव का टेम्पल है, ये रामेश्वर। एक और जगह पर एक टेम्पल है, इसको बद्रीनाथ कहते हैं। ऐसे ये गोपीनाथ टेम्पल और केदारनाथ टेम्पल, ऐसा बहुत सारे। जैसे जो लोग इंडिया नहीं जा सकते, चार धाम नहीं जा सकते, वो लोग यहीं पे रामेश्वर, चार धाम, बद्रीनाथ दर्शन कर उसमें अपना नेपाल में जितने भी नेपाल का मोन्यूमेंट्स है, इसमें भक्तपुर दरबार स्क्वायर एक अलग ही है। यहाँ पर आकर आपने शांतपूर्वक यहाँ का मंदिर दर्शन कर सकते हैं। आप मंदिर दर्शन करने के लिए, देव देवता दर्शन करने के लिए सुबह के समय जब आप आया तो यहाँ का सब मंदिर खुला आप देख सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पे के जो पीसफुल यहाँ का इन्वायरमेंट है और वो यहाँ का जो देखने लायक यहाँ का मोन्यूमेंट्स है, इसके लिए आपको भक्तपुर नेपाल आने के बाद भक्तपुर जरूर आना चाहिए। तो आप सबका ये एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। और आपने देखा ही होगा कि ओम दाई ने पूरे भक्तपुर के बारे में कैसे हमें समझाया है। और मैं एक शॉर्ट में कहूँगा जो मुझे समझ में आया है, भक्त के लिए ये जगह है। जो भक्त है, जो कोई भी भगवान हो भारत में किसी भी जगहों पे, आप नॉर्थ चले जाओ, ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, साउथ चले जाओ, वो सारे भगवान यहाँ पे मौजूद है। तो आइए भक्तपुर, आप भक्त हो तो देखिए भक्तपुर। थैंक यू। भक्तपुर आप जब आओगे और ओम दाई से नहीं मिलोगे तो बात नहीं बनेगी। ओम दाई यहाँ पे हिस्ट्री के क्लासेस भी लेते हैं और हर रोज़ शाम को एक नेवारी लैंग्वेज में एक वीडियो बनाते हैं जिसमें जो एक कथा होती है भक्तपुर और फिर इन सारी जगहों के बारे में, वो कथा नेवारी भाषा में लोगों को बताते हैं। कि आप जब भक्तपुर आओगे तो ये जो जूजू धाव है, इसे प्लीज़ मिस मत करना। ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में यहाँ पे ऐसे जो मिट्टी का बना हुआ पॉट होता है, उसमें ये जूजू धाव होता है, मिल्क दूध से बना हुआ है। तो आप इसे ज़रूर खाइए भक्तपुर आने के बाद। तो यहाँ पे मेरा भक्तपुर का जो सफ़र है वो पूरा होता है। और देखेंगे, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं काठमांडू दरबार स्क्वायर भी जाऊंगा, क्योंकि इस काठमांडू वैली में जो 3 मशहूर शहर है, पाटन जिसे ललितपुर भी कहते हैं, और भक्तपुर और काठमांडू, तो काठमांडू दरबार स्क्वायर अगर मुझे जाने मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊंगा वहाँ पे और उस पर भी एक वीडियो ब्लॉग बनाऊंगा। सो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। ऐसे ही बने रहिए। और कहीं पे कुछ गलतियाँ हो रही होगी हिंदी बोलने में या फिर कुछ शब्द में यहाँ वहाँ होने में, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए यारो। थैंक यू सो मच।